हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बच्चों, 11th बिजनेस स्टडी में हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। व्यावसायिक संगठन के स्वरूप में अभी तक मैंने आप लोगों को अलग अलग वीडियोस के माध्यम से मैंने बताया। एकल स्वामित्व, हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय, सहकारी समिति, साझेदारी और कंपनी, ये सारे स्वरूपों के माध्यम से हम बिजनेस कर सकते हैं, व्यवसाय की स्थापना कर सकते हैं। इनको हमने अच्छी तरीके से समझा। आगे हम लास्ट वाला जो फॉर्म समझ रहे हैं, कौन सा, कंपनी का। तो कंपनी के फॉर्म को समझने के बाद हम देख रहे हैं कि कंपनी का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो कंपनी के निर्माण की 3 स्टेज जो है वो स्टेप्स हमने देख ली। कंपनी का प्रवर्तन, समामेलन का प्रमाण पत्र और व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र, ये तीनों प्रकार से हमने कंपनी का निर्माण किस प्रकार से होता है हमने देखा। बच्चों, आज आगे हम देखने वाले हैं कि कंपनी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रपत्र कौन कौन से होते हैं, उन प्रपत्रों को हम समझने वाले हैं। यह प्रपत्र कंपनी के निर्माण में अति आवश्यक होते हैं। इनके न होने से कंपनी का समामेलन नहीं होगा, कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। तो कौन कौन से प्रपत्र हैं, इसके कंपनी की स्थापना की जो 3 स्टेप देखी थी हमने, उसमें प्रवर्तन, समामेलन, व्यवसाय के प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र, इसमें हमने 3 नाम लिए थे। एक था पार्षद सीमा नियम, दूसरा था कंपनी पार्षद अंतर नियम और तीसरा था प्रविवरण। और एक और शब्द आया था स्थानापन्न प्रविवरण। ये जो 4 जो हमारे पास नाम आए हैं, ये चारों सबसे महत्वपूर्ण प्रपत्र होते हैं कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया में। पहला होता है पार्षद सीमा नियम, फिर पार्षद अंतर नियम, प्रविवरण और स्थानापन्न प्रविवरण। तो इन चारों को आज हम समझने वाले हैं कि ये 4 क्या हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि चौहान एकेडमी खंडवा के चैनल को यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ठीक है, तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं और हमारी जो क्लास है जिसमें कंपनी के फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, पार्षद सीमा नियम, इसमें महत्वपूर्ण जो प्रपत्र है उनमें पहला प्रपत्र आ रहा है पार्षद सीमा नियम क्या होता है। इसके बारे में देखते हैं कि पार्षद सीमा नियम किसे कहते हैं। चलिए, पार्षद सीमा नियम ये परीक्षा की दृष्टि से भी सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारे अभी जो टेस्ट होने वाला है उसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पार्षद सीमा नियम किसे कहते हैं, पार्षद सीमा नियम में कौन कौन सी बातें सम्मिलित की जाती है उसके बारे में लिखिए। तो पूछा जा सकता है, इसलिए आप पार्षद सीमा नियम के बारे में ज़रूर पढ़िए। पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, फिर प्रविवरण, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें है। देखिए, पार्षद सीमा नियम को कंपनी का चार्टर भी कहा जाता है। ये शब्द परीक्षा में कई बार आ चुका है बोर्ड एग्ज़ाम में कि कंपनी पार्षद सीमा नियम को किस नाम से और पुकारा जाता है, चार्टर, या कंपनी का चार्टर किसे कहते हैं। तो कंपनी का चार्टर किसे कहते हैं, पार्षद सीमा नियम को कहा जाता है। पार्षद सीमा नियम को कंपनी का चार्टर भी कहा जाता है। कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। यह कंपनी के कार्य की सीमा निर्धारित करता है। अब महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये उसकी लिमिटेशन बताता है कंपनी की। इसे बहुत सावधानी के साथ तैयार किया जाना चाहिए क्योंकि यह अपरिवर्तनीय होता है। दूसरी विशेषता इसकी क्या है कि यह अपरिवर्तनीय होता है। इसे एक बार बन गया, इसके बाद में हम इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। कुछ वर्णित दशाओं को छोड़कर इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो 3 बातें हो गई। इसे कंपनी का चार्टर भी कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है। फिर दूसरी बात कौन सी देखी कि यह कंपनी की सीमा बताता है, कार्य की सीमा बताता है। और तीसरी बात देखी कि यह अपरिवर्तनीय होता है। फिर पार्षद सीमा नियम की परिभाषा देख लेते हैं। लॉर्ड केन्स ने परिभाषा दी है, पार्षद सीमा नियम कंपनी का चार्टर है। कंपनी का चार्टर किसे कहा जाता है, ये एक वाक्य में भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि कंपनी का चार्टर किसे कहा जाता है। तो कंपनी का चार्टर किसे कहा जाता है, पार्षद सीमा नियम को कहा जाता है। तो पार्षद सीमा नियम कंपनी का चार्टर है और यह अधिनियम के अधीन
कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2000, कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन उसके अधिकारों की सीमाओं को परिभाषित करता है। सीमाओं को, कंपनी की सीमाओं को परिभाषित करता है कि कंपनी के कार्य की सीमाएं क्या रहेगी। चलिए, कंपनी अधिनियम 1956 क्या बोलता है पार्षद सीमा नियम के बारे में। पार्षद सीमा नियम से आशय एक कंपनी के ऐसे सीमा नियम से है जो किसी भी पिछली कंपनी अधिनियम के अधीन मूल रूप से बनाया गया है अथवा समय समय पर परिवर्तित किया गया है। चलिए, सबसे बेस्ट परिभाषा सबसे पहले मैंने बताई कि पार्षद सीमा नियम कंपनी का चार्टर है और यह अधिनियम के अधीन उसके अधिकारों की सीमाओं को परिभाषित करता है। उसके मतलब किसके, कंपनी के अधिकारों की सीमाओं को परिभाषित करता है। सबसे बेस्ट परिभाषा है, आप आशय याद कर लीजिए कि कंपनी पार्षद सीमा नियम कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है। इसे कंपनी का चार्टर भी कहा जाता है। यह कंपनी की सीमाओं को निर्धारित करता है और यह अपरिवर्तनीय होता है। ये 4 बातों में आप उसका आशय लिख सकते हैं। पार्षद सीमा नियम कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। इसे कंपनी का चार्टर भी कहा जाता है। यह कंपनी के कार्य की सीमाओं को बताता है तथा यह अपरिवर्तनीय होता है। ये 4 बातों में आप कंपनी पार्षद सीमा नियम का आशय लिख सकते हो। फिर परिभाषा, लॉर्ड कैंसी की परिभाषा लिख देना आपने। पार्षद सीमा नियम कंपनी का चार्टर है और यह अधिनियम के अधीन, अधिनियम मतलब कौन सा हो सकता है, कंपनी अधिनियम 2013 भी हो सकता है, उसके पूर्व का 1956 भी हो सकता है। यह कंपनी अधिनियम के अधीन उसके मीन्स कंपनी के अधिकारों की सीमाओं को परिभाषित करता है कि कंपनी के अधिकार की लिमिटेशन क्या रहेगी। ठीक है, तो आप लोगों को उसका आशय, उसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हम देखते हैं पार्षद सीमा नियम की विशेषताएं। देखिए, हम परीक्षा में यदि प्रश्न भी आता है कि पार्षद सीमा नियम का अर्थ लिखिए, उसकी परिभाषा लिखिए, मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, आप ऐसे लिख सकते हैं। आप विशेषताएं लिखने का आगे परीक्षा, पार्षद सीमा नियम की विशेषताएं लिखिए। 5 आएगी अधिक से अधिक। पहली विशेषता है कंपनी का मौलिक प्रलेख। इसके बिना कंपनी का समामेलन ही नहीं हो सकता और इसलिए ये कंपनी का सबसे मौलिक प्रलेख है। क्यों? क्योंकि इसमें कंपनी के कार्य की सीमाओं को दर्शाया जाता है कि कंपनी के उद्देश्य, कार्य की सीमाएं क्या है वो बताई जाती है। कंपनी की आधारशिला है ये कंपनी का संविधान कहा जाता है। संविधान के बिना तो कुछ काम ही नहीं होता है, तो इसे कंपनी का संविधान भी होता है ये, इसलिए ये कंपनी की आधारशिला है ये। तीसरा, अपरिवर्तनीय प्रलेख है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कंपनी अधिनियम में कुछ ही कंडीशन ऐसी दी गई है जिसमें इसमें परिवर्तन बड़ी मुश्किल से होता है, तो 99% तो हम ये बोलेंगे कि यह अपरिवर्तनीय होता है, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। चौथा है सदस्यों का जोखिम। पार्षद सीमा नियम का उद्देश्य वाक्य सदस्यों की जोखिम का क्षेत्र बताता है कि इसके जो मेंबर है उनकी रिस्क कितनी है, ये उसका उद्देश्य वाक्य बताता है। तो ये 4 क्या होगा, इसकी विशेषताएं होगी। चलिए, अब पार्षद सीमा नियम का महत्व पढ़ते हैं। उसका महत्व तो बार बार आ रहा है कि ये सबसे अनिवार्य प्रलेख है। पार्षद सीमा नियम कंपनी का प्रारंभिक, महत्वपूर्ण और अनिवार्य प्रलेख होता है और इसी के आधार पर कंपनी का समामेलन होता है। ये प्रलेख नहीं होगा तो जो रजिस्ट्रार है वो कंपनी का समामेलन नहीं करेगा, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। कार्य क्षेत्र, पार्षद सीमा नियम यह कंपनी के कार्य क्षेत्र को स्पष्ट करता है कि कंपनी स्थानीय होगी, प्रांतीय होगी, राष्ट्रीय होगी कि अंतर्राष्ट्रीय होगी, उसके क्षेत्र को निर्धारित करता है। यदि कोई कार्य इससे बाहर होता है तो वह अधिकारों से परे माना जाएगा। तीसरी विशेषता, अपरिवर्तनीय चार्टर। ये कैसा चार्टर है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और कंपनी का संविधान, ये क्या है, कंपनी का संविधान है, क्योंकि कंपनी इसको आधार मानकर काम करती है। संविधान मतलब जैसे हमारा देश का संविधान, तो हमारे देश में जो भी काम होता है संविधान से बाहर नहीं हो सकता। इसी प्रकार से कंपनी कोई भी काम अपने पार्षद सीमा नियम से बाहर नहीं कर सकती। चलिए, 5वीं जोखिम की जानकारी देता है। पार्षद सीमा नियम उसके उद्देश्य को बताता है, उसके कार्य की सीमाओं को बताता है, मतलब ये जोखिम की जानकारी बताता है। यह अंश क्रेताओं को कंपनी का उद्देश्य व संभावनाएं बताने के साथ साथ यह भी जानकारी देता है कि कंपनी के अंश क्रय करने में क्या जोखिम हो सकता है, पूरी जानकारी देता है। तो ये हमने 5 क्या पढ़े, इसके महत्व पढ़े। तो विशेषताएं हो गई, महत्व हो गए, आप आसानी से इनको पढ़ सकते हो।
चलिए अब आ रहा है पार्षद सीमा नियम की विषय वस्तु कि आखिर ये पार्षद सीमा नियम में क्या क्या लिखा जाता है। जैसे मान लो हमें बोला गया कि आप टीसी लिखिए, टीसी का एप्लीकेशन लिखिए। हमें मालूम है कि टीसी की एप्लीकेशन किस प्रकार लिखी जाती है। तो ये पार्षद सीमा नियम लिखिए, तो पार्षद सीमा नियम में आखिर लिखना क्या है, तो उसकी विषय वस्तु क्या है, उसका मटेरियल क्या है पार्षद सीमा नियम का। सबसे पहला उसके अंदर लिखा जाता है नाम की धारा। मतलब पार्षद सीमा नियम की जो पहली धारा क्या है, वह नाम लिखा जाता है, उसमें उसके अंदर नाम बताया जाता है। इस धारा में कंपनी का नाम लिखा जाता है। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी अपने नाम के साथ लिमिटेड शब्द लगाती है। लिमिटेड शब्द लगाती है, जो सरकारी कंपनियां हैं वो लिमिटेड शब्द लगाती है, और जो निजी कंपनियां हैं वो प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखती है। आप लोगों के घर में जितना भी सामान होगा, आप कंपनी का जो मटेरियल खरीद कर लाते हैं, तो उसमें देखना यदि लिमिटेड है तो ये गवर्नमेंट की कंपनी का है, और यदि पीवीटी एलटीडी लिखा है मतलब प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो वो है प्राइवेट कंपनी। और इसका जो नाम है वो नाम किसी अन्य कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। तो ये पहली बात हो गई किसमें, पार्षद सीमा नियम की। कौन सा, नाम वाक्य, नाम की धारा। दूसरा स्थान की धारा। स्थान की धारा मतलब इस धारा में उस राज्य का नाम दिया जाता है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थापित होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, वो बताया जाता है। फिर तीसरा है उद्देश्य की धारा। यह धारा सीमा नियम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण धारा है। क्यों, इसमें उन उद्देश्यों का वर्णन होता है जिन उद्देश्यों को लेकर कंपनी का निर्माण किया गया है। कंपनी क्यों स्थापित की जा रही है, पहला प्रश्न यही है। वो जो आंसर है वो उद्देश्य कहलाता है। और ये तीसरा जो पॉइंट है ये वही उद्देश्य बताता है कि कंपनी क्यों स्थापित की जा रही है। इस धारा में दिए गए हैं यदि इन कार्यों के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य कंपनी करती है तो वह कंपनी के अधिकार से बाहर माना जाएगा। इस उद्देश्य वाक्य में जो कार्य बताए गए कंपनी के, उन कार्यों से बाहर यदि कंपनी कोई काम करती है तो वह कंपनी के अधिकार से बाहर माना जाएगा। ठीक है, इसलिए इस धारा में उद्देश्यों को लिखते समय बहुत ही सावधानी रखना चाहिए। तो तीसरा वाक्य हो गया उद्देश्य वाक्य। पहला नाम, दूसरा स्थान, तीसरा हो गया उद्देश्य। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं, दायित्व की धारा। इस धारा में यह घोषित करना पड़ता है कि सदस्यों का दायित्व उनके शेयरों के मुद्रित मूल्य तक सीमित है। इसमें स्पष्ट करना पड़ता है कि जो भी मेंबर बनता है कंपनी का, मतलब जो भी व्यक्ति शेयर खरीदता है तो उसका जो दायित्व है कितना है, उसने जितने शेयर खरीदे उसका दायित्व उतना ही है। ये दायित्व वाक्य ये बताता है। यदि किसी सदस्य ने अपने शेयरों का पूरा मूल्य नहीं चुकाया है तो उसका दायित्व केवल उस शेष धन तक है जो अभी तक नहीं दिया गया है। यदि सदस्यों ने दायित्व इसे गारंटी दी हुई है तो इस धारा में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि ऋण चढ़ जाने की दशा में प्रत्येक सदस्य की अलग अलग दायित्व गारंटी कितनी है। भाई कई प्रकार के सदस्य बनते हैं, कोई गारंटी देकर के सदस्य बनता है तो उसको उतना लाभ अलग से मिलता है। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट कौन सा हो गया, दायित्व की धारा। पांचवा है पूंजी। कि पूंजी तो सबसे मस्ट है, सबसे महत्वपूर्ण है, कंपनी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाली है। अब कंपनी की पूंजी कहाँ से एकत्रित की जाती है, जनता से। तो कंपनी की पूंजी कितनी होगी, उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी होगी, इस धारा में इस बात का उल्लेख किया जाता है कि कंपनी की कुल अधिकृत पूंजी कितनी होगी तथा निश्चित मूल्यों के शेयरों में उसका विभाजन किस प्रकार किया जाएगा। 100 रुपये का एक शेयर होगा, 10 रुपये का शेयर होगा, कि 500 का हो गया, कि 1000 का होगा, ये पूंजी की धारा में बताना पड़ता है। चलिए अभिदान की धारा। अभिदान का मतलब होता है कि कंपनी का समामेलन होने के पश्चात कंपनी प्रविवरण जारी करती है, मतलब पब्लिक में शेयर खरीदने के लिए लोगों को आमंत्रित किया जाता है। तो अभिदान मतलब लोगों से शेयर खरीदने के लिए निमंत्रण दिया जाता है और लोग फिर आवेदन करते हैं। तो इसमें पार्षद सीमा नियम के हस्ताक्षरकर्ता को यह लिखकर देना होता है कि वह अपने नाम के आगे लिखी गई संख्या में अंशों को लेने के लिए तैयार है। इसमें यह भी उल्लेख किया जाता है कि वे अपने को एक संघ में बदलने को तैयार है, कि कंपनी क्या है, एक एसोसिएशन है। जिस व्यक्ति ने जितने शेयर खरीदे हैं तो उसकी हस्ताक्षर करके उसको लिख कर देना होता है कि मैं ये तैयार हूँ इसे लेने के लिए, जोर ज़बरदस्ती मुझे नहीं दिए जा रहे हैं, मैं मेरी मर्जी से। तो अभिधान की धारा। तो ये 6 पॉइंट थे। पहला कौन सा हो गया,
देखिए फिर से रिवीजन कर दो। कई बार पार्षद सीमा नियम में की विषय वस्तु लिखिए। नाम की धारा, स्पष्ट हो गया होगा कि कंपनी का नाम कैसा होना चाहिए। दूसरा, स्थान, जिस प्रदेश में उसका रजिस्ट्रेशन करवाया है वहाँ। तीसरा, उद्देश्य की धारा। चौथा, दायित्व की धारा। पांचवा, पूंजी की धारा। और छठवा, अभिधान की धारा। चलिए अब हम अगला हमारा प्रपत्र आ जाता है कौन सा, पार्षद अंतर नियम। चलिए पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब ये पार्षद अंतर नियम क्या है, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2 की उपधारा 2 के अनुसार अंतर नियमों का आशय कंपनी के उन पार्षद अंतर नियमों से है। यहाँ तक तो भूमिका ही बन गई है, मेन अर्थ तो अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि कंपनी अंतर नियम का आशय क्या है। इस अधिनियम या पूर्व कंपनी अधिनियमों के अधीन मूल रूप से बनाए गए हो, वे अभी भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया है, अथवा समय समय पर परिवर्तित किए गए हो। अंतर नियम का मतलब ही क्लियर नहीं हुआ है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत मूल रूप से नियम बनाए गए हो और समय समय पर परिवर्तित किए गए हो, उन्हें अंतर नियम कहा जाता है। कंपनी अधिनियम या इसके पूर्व के अधिनियम के अंतर्गत मूल रूप से नियम बनाए गए हो और उनमें समय समय पर परिवर्तन किए गए हो, उन्हें कहा जाता है अंतर नियम। लेकिन वास्तव में अंतर नियम है क्या, चलिए आगे और देखते हैं, किसी और परिभाषा देखते हैं। पार्षद सीमा नियम में वे आधारभूत शर्तें होती है जिनके आधार पर कंपनी का समामेलन होता है। ये तो हमें मालूम है कि पार्षद सीमा नियम में वो नियम होते हैं जो कंपनी की आधारशिला रखते हैं। अंतर नियम कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं। चलिए इस परिभाषा में उन्होंने उसका अर्थ हमें क्लियर किया कि अंतर नियम आखिर है क्या। अंतर नियम क्या है, अंतर नियम आंतरिक नियम है। कहाँ के आंतरिक नियम है, कंपनी के आंतरिक नियम है। मतलब ये घर के अंदर की बात है। ये घर को चलाना कैसा है, तो उसके संचालन संबंधी जितने भी नियम हैं वही कहलाते हैं आंतरिक नियम या अंतर नियम, मतलब अंदर के नियम। पार्षद सीमा नियम उसकी स्थापना से संबंधित है, उसका क्षेत्र बताते हैं, उसकी सीमाएं बताते हैं, उसका अधिकार बताते हैं, तो उसकी स्थापना से रिलेटेड हो गया। लेकिन अंतर नियम, अब कंपनी की हमने स्थापना तो कर दी, अब कंपनी को चलाना कैसे है, उसके चलाने संबंधी, संचालन संबंधी जितने भी नियम हैं वो सभी नियम क्या है, आंतरिक नियम, ये अंतर नियम कहलाते हैं। तो पार्षद सीमा नियम या आधारभूत नियम या आधारशिला रखते हैं। पार्षद सीमा नियम आधारशिला रखते हैं और उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं, अंतर नियम। चलिए तो ये परिभाषा ने स्पष्ट कर दिया कि पार्षद अंतर नियम क्या है, कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं। वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छी परिभाषा है, ये वाली परिभाषा हम याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, बहुत सारी बातें दी गई, हम इसकी अब विशेषताओं पर आ जाते हैं। पार्षद अंतर नियम की विशेषताओं पर आ जाते हैं। पहली विशेषता, कंपनी के पार्षद अंतर नियम कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं। पहली बात, जो पार्षद सीमा नियम के सहायक भी कहे जा सकते हैं। ये पहली विशेषता हम लिख सकते हैं कि पार्षद अंतर नियम कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं और सीमा नियम के सहायक होते हैं। दूसरा, यह कंपनी के आंतरिक प्रबंध को नियंत्रित करते हैं। कंपनी का जो इंटरनल मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, अंतर नियम। इसके अधिकारियों के अधिकारों को भी परिभाषित करते हैं। कंपनी के जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों के क्या क्या अधिकार रहेंगे वो भी बताने वाला कौन है, अंतर नियम है। तीसरा, पार्षद सीमा नियम में कंपनी में बताए गए उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अंतर नियम कार्यविधि को व्यक्त करता है। भाई जो पार्षद सीमा नियम में कंपनी के जो उद्देश्य बताए हैं कि कंपनी क्यों स्थापित की गई है, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अंतर नियम कार्यविधि बताता है कि उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कार्य किया जाएगा, किस विधि से किया जाएगा। अंतर नियम एक और तो कंपनी तथा सदस्यों और कंपनी और दूसरी ओर सदस्य और सदस्यों के मध्य प्रसंविधि का निर्माण करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण करता है। पांचवा पॉइंट क्या है, अंतर नियम मुद्रित एवं पैराग्राफ में विभाजित होते हैं तथा इन पर क्रम अनुसार संख्या पड़ी होती है, मतलब छपे हुए रहते हैं।
पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर इस पर भी होते हैं। ये हस्ताक्षर कम से कम एक गवाह द्वारा अवश्य सत्यापित किए गए होते थे। पार्षद सीमा नियम में जितने सदस्यों ने साइन करी है, हस्ताक्षर किया है, उतने ही सदस्य पार्षद अंतर नियम पर भी साइन करते हैं। तो ये 6 विशेषताएं हमने देखी, ये 6 विशेषताएं हम पढ़ लेंगे। चलिए, अब पार्षद अंतर नियम की विषय सामग्री क्या है, क्या क्या लिखा जाता है। देखिए, अभी हमने देखा विशेषताएं, अब पार्षद अंतर नियम में क्या क्या मटेरियल आता है, उसमें क्या क्या लिखा जाता है। चलिए, पहली बात, अंश पूंजी। कंपनी की अंश पूंजी के बारे में बताया जाता है कि कंपनी की पूंजी कितनी होगी, कितने अंशों में बटी हुई होगी, उसका पूरा जो विवरण है, अंशों का विभाजन, प्रत्येक श्रेणी के अंशधारियों के अधिकार क्या होंगे, ये सब बताया जाता है। पूर्वाधिकार अंश होंगे, समता अंश होंगे, कितने होंगे, ये सारा विवरण पूंजी के बारे में बताया जाता है उसमें। दूसरा पॉइंट क्या आ गया, अंशों का आवंटन, हस्तांतरण, अपहरण, समर्पण, प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया के बारे में दिया जाता है। कंपनी जब प्रविवरण जारी करती है तो लोग अंश खरीदने के लिए आवेदन देते हैं। आवेदन की राशि लोगों के द्वारा जमा करने के बाद कंपनी के द्वारा उन्हें अंश प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, वो कहलाता है आवंटन। आवंटन होने जाने के बाद में मान लो कुछ लोग पूरा पैसा नहीं देते शेयर का, तो उनके अंशों का अपहरण कर लिया जाता है, फिर बाद में और जारी किया जाता है। तो कंपनी के अंशों का निर्गमन, आवंटन, हरण, ये सभी जो प्रोसेस है ये किसके अंतर दी रहती है, अंतर नियम में दी रहती है। चलिए, तीसरी बात, कंपनी के उधार लेने की क्षमता। कंपनी मार्केट से कितना उधार ले सकती है, उसकी विधि क्या होगी, ऋण के पुनर्भुगतान की विधि क्या होगी, ये भी उसमें अंतर नियम में बताना पड़ता है। चौथा पॉइंट, डायरेक्टरों के अधिकार क्या होंगे, उनके कर्तव्य क्या होंगे, उनको कितना वेतन दिया जाएगा, ये भी उसमें बताना पड़ता है। पांचवा है कंपनी की बैठकें तथा प्रस्ताव। कंपनी की बैठकें कब कब होगी, 6 महीने के अंतराल पर होगी, हर महीने होगी, कब होगी, और उसके प्रस्ताव किस प्रकार से ले जाएंगे, ये सारी बातें उसमें क्लियर होती है। साधारण वार्षिक बैठक के संबंध में नियम। साधारण वार्षिक बैठक कब होगी, 6 महीने में होगी कि 12 महीने में होगी, ये उसमें क्लियर किया जाता है। अंशों का मत देने के अधिकार के संबंध में, भाई जो अंश होते हैं, समता अंश होते हैं और दूसरा पूर्वाधिकार अंश होते हैं। समता अंशधारियों को वोट देने का अधिकार होता है, समता अंशधारियों को वोट देने का अधिकार होता है। तो मत देने के अधिकार के संबंध में क्या नियम होंगे वो क्लियर किए जाते हैं। लाभांश घोषित करने तथा उसके भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में, भाई लोगों ने जो शेयर खरीदे हैं, तो शेयर क्या फ्री फंड में खरीदे हैं, उन्होंने शेयर क्यों खरीदे, लाभांश के लिए, कि वर्ष में कंपनी जो लाभ कमाएगी उसका एक हिस्सा अंशधारियों में बांटेगी, वही उनका ब्याज होता है। तो ये जो लाभांश कब घोषित किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये सब पार्षद अंतर नियम में क्लियर करना पड़ता है। कंपनी की बहियां खातों का अंकेक्षण, कंपनी कौन कौन सी बुक्स रखेगी, उसका ऑडिट कौन करेगा। ऑडिट मतलब खातों की जांच कौन करेगा, सीए भी डिसाइड कर लिया जाता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन रहेगा। कंपनी समापन से संबंधित प्रक्रिया, कंपनी का समापन कब किया जाएगा तो किस प्रकार से किया जाएगा, किस विधि से किया जाएगा, किस प्रकार से संपत्तियों का वसूली होगी, ये सारी बातें उसमें क्लियर की जाती है। पंच फैसले से संबंधित प्रक्रिया, पंच फैसला, यदि कंपनी में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय कैसे लिया जाएगा, पंच लोगों से किया जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा। किस सीमा तक तालिका अलागू होगी, किस सीमा तक तालिका अलागू होगी। कंपनी अधिनियम 1956 में दिया गया है कि यदि कोई कंपनी ये नियम नहीं बनाती है, कोई कंपनी यदि ये पार्षद सीमा नियम नहीं बनाती है तो उसके ऊपर ये तालिका अ के नियम लागू होंगे। कंपनी अधिनियम 1956 में टेबल ए दी गई है कि यदि कंपनी ये नियम नहीं बनाती, अंतर नियम नहीं बनाती है, तो ये टेबल ए के नियम उस पर लागू होंगे। तो इसके बारे में भी कंडीशन देना पड़ती है। चलिए, तो ये हो गया हमारा पार्षद अंतर नियम। अब अंतर नियमों में परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है। कंपनी की बैठकों में प्रस्ताव लेकर के हम अंतर नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन सीमा नियम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
उसमें कुछ ही कंडीशन दी गई है जिसके अंतर्गत कंपनी के पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया भी बहुत जटिल है। उसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है, और जटिल इसीलिए रखी है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से उसके नियमों में परिवर्तन न करे। क्या नियम दिए गए देखिए, कंपनी के नाम वाक्य, स्थान वाक्य, उद्देश्य वाक्य तथा दायित्व वाक्य में परिवर्तन साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित कराकर, पहले तो क्या करना पड़ेगा, कंपनी की साधारण सभा बुलाई जाएगी, उस सभा में प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, उसको पास करवाया जाएगा, फिर केंद्रीय सरकार की अनुमति ली जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति ली जाएगी, फिर न्यायालय की सहमति ली जाएगी। 3 स्टेप्स, पहले तो कंपनी के साधारण सभा में प्रस्ताव पारित होगा, विशेष प्रस्ताव, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगी, फिर कोर्ट से परमिशन लेना होगी, उसके बाद ही परिवर्तन होगा, और इस परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को देनी होगी। ये पहली प्रोसेस हो गई। दूसरा, कंपनी द्वारा पूंजी वाक्य में परिवर्तन करने के लिए क्या आवश्यक है, जब कंपनी की पूंजी में वृद्धि करनी हो, यदि किसी कंपनी को अपनी पूंजी बढ़ानी हो, तो अंतर नियमों में व्यवस्था करने के उपरांत अंतर नियमों में पहले बदलना पड़ेगा, फिर साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कराकर नए अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। दूसरा, पूंजी में कमी करनी है तो एक विशेष प्रस्ताव पारित कराकर न्यायालय से उसका पुष्टि करानी पड़ेगी। तीसरा, पूंजी का पुनर्गठन करने के लिए प्रस्ताव को 3/4 अंश मूल्य के सदस्यों से पारित कराना पड़ेगा। जितने शेयर है उसका 3/4 मतलब 75% से प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा। इतनी फॉर्मेलिटी करना पड़ेगी, तभी पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब बहुत कठिन प्रोसेस है। चलिए, ये प्रश्न भी आता है परीक्षाओं में, पार्षद सीमा नियम अंतर नियम में अंतर लिखिए। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। तो ये परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर आता ही है कि पार्षद सीमा नियम समझिए या फिर पार्षद अंतर नियम को समझिए। तो हमें कुछ भी इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो हम तैयारी रखें, या अंतर आ सकता है। देखिए, मैं अंतर को भी क्लियर कर देता हूँ। पहला, विषय सामग्री, यह कंपनी का चार्टर होता है। इसमें पार्षद सीमा नियम में दिए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम उपनियम होते हैं। या सिंपल भाषा में बोलता हूँ, ये कंपनी का चार्टर होता है, ये कंपनी के अंतर नियम होते हैं। चलिए, महत्ता, ये कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण विलेख है, प्रपत्र है। यह सीमा नियम की भांति इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, मतलब ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये उससे कम महत्वपूर्ण है। चलिए, तीसरा पॉइंट, इसका पंजीकरण अनिवार्य होता है और इसका पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। ये यदि नहीं होगा तो इसकी जगह टेबल ए है, लेकिन ये तो अनिवार्य है। परिवर्तन, इसमें परिवर्तन करना कठिन होता है, इसमें परिवर्तन आसानी से हो सकता है। इसका नियमन केवल कंपनी अधिनियम के अधीन होता है, और इसका नियमन कंपनी अधिनियम पार्षद सीमा नियम दोनों के अधीन होता है। मतलब इसका बॉस कौन है, कंपनी अधिनियम, और इसका बॉस कंपनी अधिनियम भी है और ये पार्षद सीमा नियम भी है। प्रभाव, यदि बाहरी व्यक्ति कंपनी के साथ ऐसा सौदा कर लेता है, ऐसा अनुबंध कर लेता है जो सीमा नियम के प्रावधानों के विरुद्ध है, तो वह उसे न्यायालय के माध्यम से कार्यान्वित नहीं करा सकता। फिर पार्षद अंतर नियम में बाहरी व्यक्ति के लिए केवल यही आवश्यक है कि वह उसकी विशेष सामग्री के बारे में जानकारी रखे। तो हम 5 पॉइंट भी याद करेंगे तो हम कर सकते हैं। पहला, विशेष सामग्री इसकी, दूसरा महत्ता, तीसरा पंजीकरण, चौथा परिवर्तन, और पांचवा नियमन। ये 5 पॉइंट में आप पार्षद सीमा नियम अंतर नियम को आप याद कर लोगे। पहला क्या हो गया, विशेष सामग्री की, ये उसका चार्टर है और ये उसके अंतर नियम है। दूसरा, महत्ता, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है, ये उससे कम महत्वपूर्ण है। तीसरा, इसका पंजीकरण आवश्यक है, इसका पंजीकरण आवश्यक नहीं है। चौथा, परिवर्तन, ये इसमें परिवर्तन संभव नहीं है, इसमें परिवर्तन संभव है। और नियमन, इस पर कंपनी अधिनियम का नियंत्रण है और इस पर कंपनी अधिनियम और पार्षद सीमा नियम दोनों का नियमन है। ये 5 पॉइंट हो गए। आपको अधिक से अधिक 5 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। ये आपको अभी याद हो गया होगा। चलिए, 2 प्रपत्र पढ़ लिए हमने, पार्षद सीमा नियम पढ़ लिया और पार्षद अंतर नियम पढ़ लिया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला दिया गया है प्रविवरण। अब ये प्रविवरण क्या होता है, प्रोस्पेक्टस। प्रविवरण क्या होता है, हमने अभी जो कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ी थी कि कंपनी का पहला क्या पढ़ा था, प्रवर्तन, फिर
उसका समामेलन की प्रक्रिया, है ना। और तीसरा हमने पढ़ा था व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र। तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों को जब समामेलन का प्रमाण पत्र मिल जाता है, उसके बाद में एक जो प्राइवेट कंपनी वो अपना व्यापार डायरेक्ट प्रारंभ कर सकती है। लेकिन एक जो पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी डायरेक्ट अपना व्यापार प्रारंभ नहीं कर सकती, उसे पहले प्रविवरण जारी करना पड़ता है। अब ये प्रविवरण क्या होता है? कंपनी की संपूर्ण जानकारी पब्लिक को देना पड़ती है, पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से। और लोगों को कंपनी के शेयर खरीदने के लिए निमंत्रण दिया जाता है, उनको इनविटेशन दिया जाता है कि आप प्रस्ताव भेज करके हमारे अंश खरीदिए। और जब मिनिमम प्रस्ताव लोगों के आ जाते हैं, उस समय फिर कंपनी अपने व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार से प्राप्त करके ही फिर अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। तब ये प्रविवरण क्या है? तो कंपनी की संपूर्ण जानकारी पब्लिक को देना। कंपनी का जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो गया, समामेलन हो गया, तो कंपनी एक इश्तिहार भेजती है पेपर में और कंपनी के पूरे चिट्ठा खोल देती है उसमें कि कंपनी की पूंजी कितनी है, उसके संचालक क्या है, उसमें क्या क्या काम होगा, उसका पूरा विवरण लोगों को विश्वास में लिया जाता है कि हमारी कंपनी फ्रॉड नहीं है, एक रजिस्टर्ड कंपनी है और ये प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी। ऐसा एक प्रविवरण जारी किया जाता है और लोगों को विश्वास में लेकर उनसे प्रस्ताव लिए जाते हैं अंश खरीदने के लिए। इसे ही कहा जाता है प्रविवरण। चलिए, सार्वजनिक कंपनियों द्वारा जनता से आवश्यक धन प्राप्त करने के लिए जो दस्तावेज या परिपत्र जारी किया जाता है वह प्रविवरण कहलाता है। अब आप परीक्षा में कैसे लिखोगे, ये पहली लाइन लिख देना। सार्वजनिक कंपनियों द्वारा जनता से धन प्राप्त करने के लिए जो प्रपत्र जारी किया जाता है उसे प्रविवरण कहा जाता है। बस हमारी परीक्षा के हिसाब से ये उसका आशय हो गया। चलिए, परिभाषा लिख देना। प्रविवरण से आशय ऐसे दस्तावेज से है, ऐसी सूचना से है, ऐसे परिपत्र से है, ऐसे विज्ञापन से है अथवा ऐसे निमंत्रण से है जिसके द्वारा कोई कंपनी जनता से अपने अंशों या ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करती है। प्रविवरण एक ऐसा प्रपत्र है या ऐसा निमंत्रण है जिसके द्वारा कोई कंपनी जन निक्षेप मतलब जमा, जन निक्षेप मतलब जन मतलब पब्लिक और निक्षेप मतलब उनका जो सेविंग का जो पैसा है उसको प्राप्त करना कहलाता है जन निक्षेप। तो प्रविवरण से आशय ऐसे दस्तावेज से है, ऐसे परिपत्र से है, ऐसे विज्ञापन से है, ऐसे निमंत्रण से है जिसके माध्यम से कंपनी जन निक्षेप अथवा अंशों या ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करती है। ये कंपनी अधिनियम 1956 की परिभाषा हो गई, किसकी? प्रविवरण की। विशेषताएं, ये एक प्रलेख है और लिखित है, लिखित प्रलेख है। यह सूचना परिपत्र या समाचार पत्रों में या विज्ञापनों में आदि में जैसा भी हो किसी रूप में होता है। जनता हेतु ये किसके लिए जारी किया जाता है? पब्लिक के लिए, लोगों को आमंत्रित किया जाता है। प्रस्ताव के लिए निमंत्रण, भाई लोगों को प्रस्ताव के लिए निमंत्रण भेजा जाता है, निमंत्रण भेजा जाता है कि आप प्रस्ताव दीजिए। निमंत्रण प्रस्ताव के लिए निमंत्रण है, निमंत्रण के लिए प्रस्ताव नहीं। देखिए लाइन क्या है, प्रस्ताव के लिए निमंत्रण है, न कि स्वयं प्रस्ताव की। प्रस्ताव के लिए निमंत्रण, हमने निमंत्रण भेजा कि भैया आप प्रस्ताव भेजिए अंश खरीदने के लिए, न कि स्वयं प्रस्ताव की। कोई भी आगे होकर के प्रस्ताव नहीं भेजता है कि मुझे शेयर खरीदना है। पब्लिक कंपनी उनको आमंत्रित करती है कि भैया आप आकर के प्रस्ताव भेजिए। तो ये प्रस्ताव के लिए निमंत्रण है। फिर अब इसका महत्व क्या है? कंपनी के जन्म, वर्तमान स्थिति तथा भविष्य की संभावनाओं को बताना। प्रविवरण के माध्यम से कंपनी का पूरा चिट्ठा खोला जाता है। दूसरा, कंपनी के अंशों में निवेश के लिए जनता को प्रेरित करना कि पब्लिक कंपनी के शेयरों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे। तीसरा, कंपनी उसके निर्देशकों, उसकी लाभप्रदता आदि के बारे में जनता को विश्वास में लेती है कि कंपनी इतना प्रॉफिट कमाएगी, ये सारी बातें बताना पड़ती है। अंश और ऋण पत्र जारी करने की शर्तों का रिकॉर्ड रखना और प्रविवरण में वर्णित तथ्यों के बारे में निदेशकों को उत्तरदायी बनाना कि जो डायरेक्टर है वे प्रविवरण जारी कर दिया, मतलब प्रविवरण में हमने जो बातें बताई है उन बातों से विरुद्ध कोई भी डायरेक्टर जा नहीं सकता है,
यदि डायरेक्टर उसके अपोजिट कोई काम करेगा, प्रविवरण जारी करना मतलब हमने हमारी तरफ की जो शर्तें हैं बता दी है, पब्लिक यदि उस शर्तों को मान करके यदि अंश खरीदती है तो उन शर्तों के विरुद्ध डायरेक्टर नहीं जा सकता। यदि जाएगा तो उसको उत्तरदायी बनाया जाएगा। जो व्यक्ति अंश खरीद रहा है वो कोर्ट में जा सकता है उसके विरुद्ध कि आपने प्रविवरण में जो शर्तें रखी थी आप उसके विरुद्ध जा रहे हैं, तो हम डायरेक्टर को उत्तरदायी बना सकते हैं। ये उसका महत्व है। विषय सामग्री देख लेते हैं। प्रविवरण में क्या क्या दिया जाता है। पेपर के अंदर किसी कंपनी का प्रविवरण यदि जारी हो तो आप कभी देखना हो तो उसमें कंपनी का नाम रहता है, पंजीकृत कार्यालय का पता रहता है, कंपनी का नाम ये है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, कंपनी क्यों स्थापित की गई है, अंशों की संख्या और प्रकार की कंपनी की पूंजी 5 करोड़ है जो कि एक हज़ार वाले 500 अंशों में या 5000 अंशों में विभक्त है। इस प्रकार से अंशों की संख्या और प्रकार बताए जाते हैं। समता अंश कितने हैं, पूर्वाधिकार अंश हैं कितने हैं, ये बताए जाते हैं। अंतर नियम द्वारा निर्धारित संचालकों की योग्यता संबंधी अंशों की संख्या, कितने संचालक हैं, उनके पास कितनी योग्यता अंश है, कंपनी के संचालक, प्रबंध संचालक, प्रबंधकों के नाम, पते, विवरण, पारिश्रमिक, ये सारी बातें उसमें बताई जाती है। न्यूनतम अभिधान की राशि बताई जाती है, कम से कम कितना कंपनी अंश पूंजी अंश जारी करेगी और पैसा प्राप्त करेगी। प्रत्येक श्रेणी के अंश पर प्रार्थना पत्र, आवंटन पर देय राशि, कि पहली बार जब लोगों को आमंत्रित किया जाता है कि आप एप्लीकेशन दीजिए अंश खरीदने के लिए, तो एप्लीकेशन पर कितनी राशि ली जाएगी। फिर बाद में जब अंश पत्र जारी किए जाएंगे तो अलॉटमेंट पर कितनी राशि ली जाएगी, ये भी उसमें क्लियर किया जाता है। फिर अभिदान सूची खुलने और बंद होने का समय, अनुबंध की शर्तें, प्रत्येक अंश पर अधिमूल्य, अभिगोपक मतलब अभिगोपकों का नाम। अभिगोपक का मतलब ये होता है कि कंपनी जब नई नई कंपनी बनती है तो उसके शेयर को कोई भी आसानी से नहीं खरीदता है। तब ऐसी परिस्थिति में कंपनी क्या करती है, किसी मध्यस्थ को बीच में खड़ा कर देती है, मतलब किसी बैंक को अपने शेयर दे देती है कि आप हमारे शेयरों को बेचिए, और उसके बदले कंपनी बैंक को एक डिस्काउंट देती है या कुछ उसे पैसा देती है, शुल्क देती है। तो ये बैंक क्या हो गई, अभिगोपक। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बैंक में ज़्यादा जाता है तो बैंक जो है बैंक के माध्यम से उनके शेयरों को बेचा जाता है। कंपनी द्वारा क्रय की गई संपत्ति के प्रस्ताव की जानकारी, अंश ऋण पत्र की खरीद की जानकारी, प्रारंभिक व्यय की जानकारी, ये सारी बातें जो अंकेक्षक का नाम और पता, अंकेक्षक मतलब ऑडिटर, सीए का नाम और पता, कौन अकाउंट को चेक करेगा, अंश निर्गमन के मर्चेंट बैंकर्स कौन होंगे, ये सारी बातें, बहुत सारे पॉइंट हैं। इसमें से हम सभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम 5, 7, 10 जितने भी पॉइंट लिख सके हम लिख देंगे। चलिए, ये हो गया हमारा प्रविवरण। अब क्या होता है कि यदि किसी सार्वजनिक कंपनी को, पब्लिक कंपनी को प्रविवरण जारी नहीं करना है तो ऐसी कंडीशन में कंपनी क्या करती है, उसकी जगह एक स्थानापन्न प्रविवरण जारी करती है कि उस कंपनी को प्रविवरण जारी नहीं करना है। कंपनी अपने शेयर को पब्लिक में नहीं बेचती, वो किसी प्राइवेट तरीके से बेच देती है। स्थानापन्न प्रविवरण से आशय है ऐसे प्रलेख से होता है जो कि कंपनी द्वारा प्रविवरण के अभाव में रजिस्ट्रार के यहाँ प्रस्तुत किया जाता है कि भैया हमने प्रविवरण जारी नहीं किया है, उसकी जगह कंपनी स्थानापन्न प्रविवरण रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करती है। एक सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों की बिक्री निजी आधार पर भी कर सकती है, पब्लिक में इशू करने के बजाय किसी दूसरे तरीके से भी अपने शेयरों को बेच सकती है। इस दशा में उसे जनता में प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता नहीं होती। भाई जनता में प्रविवरण जारी करना मतलब जनता में सार्वजनिक रूप से अंशों को बेचना, लेकिन यदि उसे सार्वजनिक रूप से नहीं बेचना और निजी रूप से बेचना है तो उस समय कंपनी प्रविवरण जारी नहीं करेगी, उसकी जगह स्थानापन्न प्रविवरण रजिस्ट्रार के सामने प्रस्तुत कर देगी। जब तक यह स्थानापन्न प्रविवरण पत्र रजिस्ट्रार के पास जमा नहीं कराया जाता तब तक कंपनी अपने अंशों या ऋण पत्रों का आवंटन नहीं कर सकती। जब तक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी स्थानापन्न प्रविवरण रजिस्ट्रार को नहीं देगी तब तक कोई भी सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों ऋण पत्रों पर आवंटन नहीं कर सकती। मतलब जो लोग शेयर खरीदना चाहते हैं उनको शेयर बांट नहीं सकती। शेयर मतलब सर्टिफिकेट, कि भाई मैंने किसी कंपनी के 100 शेयर खरीदे 100 रुपये वाले, तो 10,000 रुपये मैंने कंपनी को दे दिए तो कंपनी मुझे सर्टिफिकेट देगी, वो कहलाता है आवंटन। तो कंपनी आवंटन कब तक नहीं कर सकती, जब तक कि
वो स्थानापन्न प्रविवरण रजिस्ट्रार के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता। इस स्थानापन्न प्रविवरण पत्रों को कंपनी अधिनियम 1956 की तालिका 3 के अनुरूप तैयार किया जाता है। इसमें भी प्रविवरण के समान ही सूचनाएं दी जाती है। संचालकों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। गलत या भ्रामक विवरण की दशा में संचालक इसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते हैं। भाई अब निजी रूप से शेयरों को बेचा जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में वो गलत और भ्रामक जानकारी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ एक कंडीशन रहते हैं कि यदि गलत और भ्रामक जानकारी देते हैं तो इसके लिए जो संचालक है वो पूरी तरह से उत्तरदायी होंगे। चलिए अब स्थानापन्न प्रविवरण में ली जाने वाली बातें कौन सी है? अंश पूंजी संबंधी सूचना, शेयर कैपिटल कितनी होगी, प्रारंभिक व्यय की राशि, कंपनी के निर्माण में प्रारंभिक व्यय कितने हुए हैं, क्रय की गई संपत्तियों का प्रतिफल, कंपनी की जो संपत्तियां क्रय की गई है उसका प्रतिफल क्या है, संचालकों प्रबंधकों आदि संबंधी सूचना, अभिगोपन संबंधी सूचना, अंकेक्षकों के नाम और पते, कंपनी की संपत्ति में संचालकों और अन्य पक्षों के हितों का वर्णन। ये जो बातें हैं ये स्थानापन्न प्रविवरण में दी जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा स्थानापन्न प्रविवरण। अब आगे जो है ये कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलिए, तो ये आज हमने पढ़ा पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, प्रविवरण और स्थानापन्न प्रविवरण। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चारों बातें समझ में आई होगी। मैंने आप लोगों को जिस प्रकार से हम स्कूल में बुक में से विस्तार से पढ़ते हैं इसी प्रकार से मैंने विस्तार से पढ़ाया है। आप लोग यदि ओपन बुक से भी हमारा टेस्ट होता है, रिवीजन टेस्ट होता है, तो उसमें आप आसान तरीके से पुस्तक खोल करके आपको ये यदि आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हाँ हमने ये सुना है। ठीक है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।